हेलो प्यारे बच्चों, कक्षा 11 के छात्रों के लिए आज हम लेकर के आए हैं प्रश्न नंबर 4। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 4 है जो आप लोगों को मैं सॉल्व करा रहा था, समाज शास्त्र एवं समाज, जो लेसन फर्स्ट चल रहा है उसी के अंतर्गत है आज। तो आइए देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर है, अपनी या अपनी दोस्त अथवा रिश्तेदार की किसी व्यक्तिगत समस्या को चिन्हित कीजिए एवं समाजशास्त्री समझ द्वारा उसको जानने का प्रयास करिए। तो आइए हम लोग जानते हैं। ठीक ना। कह रहा है, मान लीजिए कि आप या आपका कोई दोस्त अथवा रिश्तेदार उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद बेरोजगार है। क्या है? बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है। उसकी यह स्थिति शिक्षित बेरोजगार कहलाती है। क्या कहलाती है? शिक्षित बेरोजगार कहलाती है। वह इस बेरोजगारी के कारण, ठीक ना, इस बेरोजगारी के कारण निराश रहता है। क्या रहता है? निराश रहता है तथा परिवार एवं अन्य समूहों से उसका व्यवहार समान नहीं होता है। इस समस्या को जब सामान्य बौद्धिक ज्ञान से देखने का प्रयास करता है तो यह सोच सकता है कि अपने दोस्त अथवा रिश्तेदार का भाग्य ही क्या है, भाग्य ही ऐसा है। भगवान ने इसको पढ़ना लिखना तो सुनिश्चित किया परंतु रोजगार नहीं किया। यह भी हो सकता है कि वह दोस्त अथवा रिश्तेदार स्वयं आलसी हो अथवा रोजगार ही न करना चाह रहे हो, या यह भी संभव है कि परिवारवाद की भावना से जकड़े होने के कारण दूर दराज के क्षेत्रों में रोजगार मिलने के बावजूद भी वह जाना नहीं चाहता हो। अथवा दोस्त या रिश्तेदार के लिए यह भी संभव हो कि क्षेत्र में निवास करने वाला रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं करा पा रहे हों, या ये समाजशास्त्री मतलब कि दृष्टिकोण को उपलब्ध कराने के लिए इस बात पर प्राथमिकता दी जाती है कि प्रत्येक लोग जो यहाँ पर शिक्षित है, क्या है, शिक्षित है, उसके लिए हमें उचित रोजगार की व्यवस्था करने की आवश्यकता है ताकि वे सब पढ़ने के बाद अपने शिक्षा बेरोजगारी के दंश को न झेल पाए। ठीक ना। तो आइए आगे देखते हैं। शिक्षित बेरोजगारी की भांति निर्धनता, मद्यपान, मादक पदार्थ, मादक द्रव्य व्यसन जैसी व्यक्तिगत समस्या को भी समाजशास्त्री समझ से देखने का प्रयास किया जाएगा। हो सकता है वह पढ़ने लिखने के बावजूद अधिक निर्धनता के शिकार हो, मद्यपान करता हो या दुर्व्यसनों में मतलब कि लिप्त हो। तो इस तरह से अगर कोई रहेगा तो कभी भी रोजगार प्राप्त नहीं कर सकता है, करेगा भी तो वह कभी विकास नहीं कर सकता। ठीक ना। इस तरह से इन व्यक्तिगत समस्याओं को भी हम जनहित के मुद्दों से देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों। अगला है क्रियाकलाप आधारित प्रश्न। क्रियाकलाप आधारित प्रश्न के अंतर्गत आप लोगों के लिए है, एक गरीब और गृह विहीन दंपति को समाजशास्त्री कल्पना द्वारा कैसे समझा जा सकता है। तो उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। एक गरीब एवं गृह विहीन दंपति की समाजशास्त्री कल्पना, इसे एक जनहित मुद्दे के रूप में देखने से हो सकता है। इससे कारणों की खोज करने पर बल देती है। समाज की संरचना में ऐसी कौन सी विसंगतियां हैं जो कुछ दंपतियों को गरीब एवं गृहविहीन बनाती है, ठीक ना, जबकि अन्य को अमीर एवं आलीशान मकानों में रहने का अवसर प्रदान करती है। समाजशास्त्री कल्पना हमें एक गरीब एवं गृहविहीन दंपति की स्थिति को भगवान की देन मानने से रोकती है तथा हमारा ध्यान समाज की विसंगतियों की ओर आकृष्ट करती है। ठीक है बच्चों, ये हुआ। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। आइए, ठीक ना। थर्ड है, भारत में समाजशास्त्री सामाजिक असमानता के प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन करिए। भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जीवन के अवसर, जाति, वर्ग इत्यादि
सामाजिक असमानता प्रमुख क्षेत्र हैं। सर्वाधिक असमानता जातिगत है तथा परंपरागत रूप से उच्च जातियां आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि से भी ऊंची रहती हैं। इसके विपरीत निम्न जातियों की स्थिति न केवल सकारात्मक दृष्टि से भिन्न रहती है, अपितु वे आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी हुई भी थी तथा राजनीति में भी इसकी किसी प्रकार की पकड़ नहीं थी। इसी कारण निम्न जातियों में शिक्षा की दर निम्न है। निम्न आर्थिक स्थिति के कारण पोषक भोजन न मिलने से स्वास्थ्य की समस्या बनी रहती है तथा रोजगार मिलने में भी कठिनाई होती है। ठीक है बच्चों, आइए आगे चलते हैं। 4 क्वेश्चन है गरीबी। गरीबी की प्रकृतिवादी एवं समाजशास्त्री व्याख्या किस प्रकार से की जा सकती है, इसके बारे में वर्णन करिए। इसका उत्तर है गरीबी की प्रकृतिवादी एवं समाजशास्त्री व्याख्या में स्पष्ट अंतर पाया जाता है। ठीक ना। प्रकृतिवादी व्याख्या के अनुसार लोग गरीब इसलिए हैं क्योंकि वे कामकाज से जी चुराते हैं, समस्या मूलक परिवार से आते हैं, पारिवारिक बजट बनाने में अयोग्य हैं, उसमें बुद्धिमत्ता की कमी है तथा कार्य करने के लिए स्थानांतरण से डरते हैं। अगर एक जगह से दूसरे जगह कार्य करने के लिए भेजा जा रहा है उनको, तो वे लोग कार्य के लिए उत्सुक नहीं होते हैं। यदि स्थानांतरण कर लेते हैं तो हो सकता है कि उनको उचित रोजगार मिल जाता, लेकिन वे लोग ऐसा नहीं करते हैं। इसीलिए कहा सकता है कि गरीबी की प्रकृतिवादी एवं समाजशास्त्री व्याख्या के अंतर्गत इन्हीं बातों को, तथ्यों को सामने परिलक्षित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है भारत में ग्रामीण समाज से शहरी समाज में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को समझाइए कि भारत में ग्रामीण समाज की अपेक्षा शहरी समाज में किस तरह से परिवर्तन हुआ है। तो उसको हम लोग जानते हैं। भारत में ग्रामीण समाज से शहरी समाज में परिवर्तन होने की गति ब्रिटेन जैसे देश की तुलना में धीमी रही है, क्योंकि ब्रिटेन में हमारे यहाँ की अपेक्षा अत्यधिक गति से परिवर्तन हुआ है, जिसका प्रमुख कारण औद्योगिकरण का एक उस तीव्र गति से विकास न होना है जिस गति से ब्रिटेन एवं अन्य पश्चिमी देशों में हुआ है। साथ ही कृषि प्रधान समाज होने के नाते व्यक्ति अपने व्यवसाय एवं परिवारवाद की भावना से ऊपर उठ करके कोई कार्य नहीं कर सका। इसीलिए आज ग्रामीण समाज जो हमारा भारतवर्ष का है, ग्रामीण समाज शहरी समाज की अपेक्षा कम परिवर्तन देखने को मिला है। ठीक ना। ग्रामीण समाज और शहरी समाज में अपेक्षा करें तो अपेक्षाकृत शहरी समाज के ग्रामीण समाज में कम परिवर्तन देखने को मिला है। परिवर्तन हो रहा है लेकिन धीरे धीरे हो रहा है। ठीक है बच्चों, कैसा हो रहा है? धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, तो जब होगा तब होगा, अभी तो भाई समय ही लगेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से यह आप लोगों के लिए हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। किसी परंपरागत गांव एवं कारखाने अथवा कॉल सेंटर में कार्य किस प्रकार नियोजित किया जाता है, उसको समझाइए। उत्तर है किसी परंपरागत गांव में कार्यों को समयबद्ध रूप से नियोजित नहीं किया जाता। भाई चूंकि गांव में लोग सुनियोजित ढंग से रहते हैं, न सुनियोजित ढंग से कोई कार्य करते हैं, इसीलिए उनका कोई भी कार्य समयबद्ध और नियमबद्ध नहीं होता। परिवार के किसी सदस्य को क्या कार्य करना है, परंतु समय पर पड़ने पर एक सदस्य का कार्य दूसरी सदस्य पर कर सकता है। इस दृष्टि से परंपरागत गांव में कार्यों के निष्पादन में कठोर नियंत्रण नहीं पाया जाता। ठीक है बच्चों, इस तरह से व्यावसायिक विशेषीकरण में भी अभाव पाया जाता है तथा समय पड़ने पर एक ही व्यक्ति मालिक, श्रमिक, बढ़ई, लोहार आदि बन जाता है। इसीलिए
आज गांव एवं कारखानों के कार्यों में नियोजित ढंग से कार्य न होने के कारण आज इतनी विसंगतियां देखने को मिल रही है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हो गया। पूरा पढ़ाने में बहुत लेट हो जाएगा, इसको आप लोग अपने से स्वयं से भी पढ़ सकते हैं। ठीक ना, सॉल्व कर लीजिएगा अपने से। हम आगे चलते हैं। औद्योगिक पूंजीवाद ने गांव और शहरों में भारतीय जीवन को किस प्रकार बदल डाला। ठीक है बच्चों, औद्योगिक पूंजीवाद ने गांव और शहरों में भारतीय जीवन को किस प्रकार बदल डाला है, तो इसको जानते हैं हम लोग। औद्योगिक पूंजीवाद ने गांव एवं शहरों में भारतीय जनजीवन को काफ़ी प्रभावित किया। ठीक ना, शहर के जो लोग थे, शहर वाले लोग का जो खान पान रहन सहन हुआ वो कहीं न कहीं से बदल गया। वे सब अपने जीवन के रहन सहन एवं तमाम प्रकार के भाषा में भी उन्होंने परिवर्तन कर लिया, जिसलिए औद्योगिक पूंजीवाद ने ग्रामीण समाज एवं ग्रामीण भारतीय शहरों के जनजीवन को भी बदल डाला है। आज तमाम कार्य जो हैं वे सब मशीनरी के माध्यम से हो रहा है। अगर खान पान का कोई कार्य करना हो या कोई प्रोडक्शन का कार्य करना हो फैक्ट्रियों में, यही नहीं मनोरंजन के संसाधनों में भी वृद्धि हुई है और मनोरंजन के साधनों के लिए भी इंसान औद्योगिक ऊर्जा पर ही ध्यान देने लगा है। औद्योगिक मतलब कि ऊर्जा पर ही बल दे रहा है और उसी के अनुसार अपने जीवन को ढाल रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये आप लोगों के लिए यह हो गया। अब नेक्स्ट आप लोगों को मैं कल करवाऊंगा बच्चों। ठीक ना, तो आइए इतना पर ही इसको हम समेटते हैं आज। ठीक है बच्चों, एक हम्बल सा रिक्वेस्ट आप लोगों के लिए कर दे रहे हैं हम, इसको ध्यान से करिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा, सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, इसलिए आप स्वयं करिए। अब देखते हैं कि कौन कौन अपना कर लेता है। जो कर लेंगे तत्काल उनके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और वे सबसे पहले मेरे वीडियो को देख सकेंगे। और हो सके तो अपने दोस्तों के पास, मित्रों के पास और अपने लोगों के पास शेयर कर देंगे। इसको करने में कुछ लगता नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा और कर लीजिएगा। तो ओके बच्चों, बाय बाय, चलते हैं।